Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एवरीवन, कैसे हो आप लोग बच्चों? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9th मैथमेटिक्स NCERT। देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ना। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, कहते हैं कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। यानी कि कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछा गया है कि ये जो x+1 ये जो आप देख रहे हैं, ये बच्चों यहाँ पे हमारे पास चार पार्ट है इसमें। कहते हैं कि इसमें से किस किस का ये फैक्टर है, ठीक है ना। बात सिर्फ इतनी है। मैंने बोर्ड पे दो पार्ट तो ऑलरेडी लिख रखे हैं, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कराऊंगा, बाकी ये दो की हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि बच्चे फैक्टर कहते किसे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, इसके इंट्रोडक्शन में, एक्सरसाइज 2.4 के इंट्रो में, कि बच्चे अगर ये किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो इन दैट केस इससे अगर मैं रिमाइंडर कैलकुलेट करूंगा तो वो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0 आता है ना, बताया था। तो अगर ये इसका फैक्टर या फिर ये इसका फैक्टर होगा तो डेफिनेटली इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है और कुछ नहीं, ठीक है ना। यानी कि मेरे को इन चारों पार्ट में क्या चीज़ देखनी है कि बच्चे इन चारों पार्ट्स में इनका रिमाइंडर 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, इससे, है ना, ठीक है। तो बस इतना चेक करना है। अगर 0 आ रहा है तो येस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, अदरवाइज नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ना। तो देखिए जो पहला पार्ट है वो ये रहा आपके सामने। सबसे पहले बच्चों एक काम करता हूँ, मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट P ऑफ x, ठीक है, P ऑफ x मैंने मान लिया इसको, है ओके। अब सबसे पहले मैं इसको ये लेट करूँगा कि ये इसका फैक्टर है, मैं लेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट x+1 बी द फैक्टर ऑफ px, है ना। अगर ये इसका फैक्टर है तो बच्चे तो मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -1। चेक कर लो भाई, x+1 अगर फैक्टर है तो मैं इसको 0 से इक्वेट कराऊंगा तो x की वैल्यू -1 ही तो आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x -1 क्या होगा, इसका 0 होगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू -1 विल बी द 0 ऑफ p ऑफ x। और अगर ये इसका 0 होगा तो देन रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आता है आपका ना, देन रिमाइंडर क्या होगा बच्चे, चेक कर लो। मैंने आपको ये तो बताया था कि x की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो तो रिमाइंडर मिल जाएगा आपको। वो कितना होना चाहिए बेटा, देन रिमाइंडर, या चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर बच्चों इन दैट केस 0 आना चाहिए। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है इसको पुट करने पर तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये इसका 0 है, अदरवाइज ये इसका 0 नहीं है ना। तो चलो देखते हैं बेटा। तो अब मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूं, रिमाइंडर इक्वल टू यानी कि P ऑफ -1। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, ये जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट कर देंगे। तो -1 का क्यूब, है ना, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये वाला +1 एज इट इज आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए -1 का क्यूब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, -1 ही होता है ना। अब -1 का स्क्वायर +1 होता है और +1 इंटू प्लस करेंगे तो +1 ही आने वाला है, और प्लस माइनस -1 आने वाला है, और ये +1 एज इट इज आ गया। अब देखो -1 से +1 कैंसिल और -1 से +1 कैंसिल, इट मीन्स क्या मिल गया मेरे को, 0 मिल गया। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया है ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ बच्चे, क्या कह सकता हूँ कि ये इसका फैक्टर है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज P ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, देन x+1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है बच्चों। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताना था कि ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो पहला पार्ट तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सेकंड देखते हैं एक बार ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर बना देता हूँ, है ना। ओके, तो सबसे पहले वही इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट P ऑफ x, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ओके, तो फिर से वही सारे पूरा प्रेजेंटेशन एज इट इज रहने वाला है। तो फिर से लिखते हैं लेट x+1 बी द फैक्टर ऑफ P ऑफ x, ठीक है। This implies that x equal to -1 will be the
विल बी द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देन रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो मैं कह सकता हूं देन रिमाइंडर, या फिर रिमाइंडर को डायरेक्ट वैसे लिख देता हूं, देन पी ऑफ -1 इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जीरो होना चाहिए, है ना। तो लेट्स चेक, तो एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या है ना। तो चेक करके मैंने देखा तो p ऑफ -1, देखो ना x की जगह -1 रखूँगा ना तभी तो रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे पुट किया तो बच्चे -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये वाला प्लस का 1 एज इट इज़। चेक कर लो, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चे, -1 की पावर 4 क्या होगा बच्चे, +1। अच्छा एक चीज़ और, मैं एक चीज़ बताया तो देखो, अंदर अगर माइनस हो, माइनस जैसे कि a कुछ भी हो सकता है, a इज़ एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, a कुछ भी हो सकता है, और a के साथ में अंदर माइनस है ना। और इसकी पावर में क्या लिखा है बच्चे, इवन नंबर लिखा है, इवन नंबर। तो ये हमेशा रिजल्ट क्या देगा बच्चे, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और अगर अंदर माइनस है और पावर में ऑड नंबर लिखा है, क्या ऑड नंबर, तो ये हमेशा रिजल्ट नेगेटिव देगा, इस बात को याद रखना। जैसे कि इन दैट केस यहाँ पे देखो नेगेटिव था ना, पावर ऑड नंबर थी, तो इसने रिजल्ट क्या दिया था मेरे को, नेगेटिव दिया था। देखो चेक कर लो, यहाँ पे भी देखो पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 क्या है, ऑड नंबर, तो इसने भी रिजल्ट नेगेटिव दिया था, है ना, इस तरीके से। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये पावर इवन नंबर है तो बच्चे रिजल्ट पॉजिटिव मिलना है। अब प्लस पॉजिटिव क्या मिलना था, अब 1 को 4 टाइम्स इंटू करते हैं, 1 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो 1 मिलना है पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव मिलना है और 1 को 3 टाइम्स इंटू करूँ तो 1 ही आएगा, तो माइनस का 1 हो गया, ये पॉजिटिव 1 हो गया, ये -1 हो गया और ये +1 एज इट इज़, ठीक है। +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, लेकिन 1 बच गया बेटा, 1 बच गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो देखो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा एज p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं आया, तो देन x + 1 इज नॉट अ फैक्टर, है ना। तो मैं क्या लिखूँगा, देन x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है बच्चों, अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बचे हुए 2 पार्ट देखते हैं। हाँ तो बेटा देखते हैं 3rd एंड 4th पार्ट ना। अच्छा मैंने थोड़ा सा रफ नहीं किया है क्योंकि सेम चीज़ मेरे को लिखनी पड़ती दोबारा, इसलिए मैंने रफ नहीं किया है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। अब ये रहा आपके सामने 3rd पार्ट में लिखा है x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1, ठीक है। ओके, अब हमने x + 1 के लिए सबको चेक करना था, तो इसीलिए ये तो सेम ही रहेगा, तो मैंने फिर से वही कर लिया कि लेट दिस बी द फैक्टर ऑफ px। अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब ये इसका 0 होगा, और अगर ये इसका 0 होगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये कंफर्म है। अब लेट अस चेक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट चेक, तो देखते हैं चेक करके क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो देखिए जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे मैं -1 पुट करूँगा, तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस -1 और +1 एज इट इज़। थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे को, तो +1 एज इट इज़, ये मैं यूँ कर देता हूँ, है ओके। अब देखेंगे आगे, देखो ना फिर से इवन नंबर है पावर में, तो +1 आना था आंसर, यहाँ पे -1 आना है, -1 को 3 से इंटू करो तो -3 आएगा, अभी बताया था ना मैंने आपको। यहाँ पे ये +1 देगा, +1 को 3 से इंटू करो तो +3 आएगा, प्लस माइनस -1 और ये +1 एज इट इज़। अब देखो -3 से +3 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, लेकिन ये 1 बच गया फिर से। अब ये फिर से 1 बच गया, यानी कि ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है बेटा। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये कि ये इसका फैक्टर नहीं है ना, यही बताना था हमने। तो मैं क्या लिखूँगा, एज p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है बच्चे, ऑफ p ऑफ x, यानी कि इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब 4th पार्ट देखते हैं एक बार, ठीक है, ध्यान से। तो देखो 4th पार्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैंने सेकंड लिख रखा है, ये 4th पार्ट, ठीक है। तो 4th पार्ट में क्या था बच्चे, x³ - x² माइनस विद इन ब्रैकेट 2 + √2 विद ब्रैकेट क्लोज x + √2, है ना। अब फिर से वही लेट x + 1, मैंने मान लिया कि ये इसका फैक्टर है, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसका 0 होगा, अगर ये इसका 0 होगा तो ये आंसर 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यही बात थी ना। तो चेक करते हैं कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो p ऑफ -1 मैं चेक करने जा रहा हूँ, तो x की जगह -1 और इसका क्यूब, फिर माइनस
फिर x की जगह -1 का स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस, फिर ये 2 + √2 एज इट इज़, और बाहर x की जगह -1, और फिर ये प्लस का √2। चेक कर लो, जहाँ जहाँ पे x था मैंने -1 पुट सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आगे देखो, -1 का क्यूब अभी बताया -1 ही होता है। ये हो गया +1, देखो ना, चेक करो, ये हो गया भाई इवन नंबर है ना पावर, तो ये +1, लेकिन +1 जब बाहर माइनस से इंटू करेगा तो -1 ही कहलाएगा, है ना। इतना तो अंडरस्टूड है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो -1 को मैं माइनस से इंटू करूँ तो प्लस का रिजल्ट मिलेगा मुझे, प्लस के रिजल्ट को मैं ब्रैकेट ओपन करके दूंगा तो सेम साइन ही रहने वाले थे, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ बेटा प्लस का 2 और प्लस का √2, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया था, है ना। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो देखो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये माइनस ये रहा, है ना, फिर उसके बाद ये -1 और उसके बाद ये 2 + √2। भाई कुछ ऐसी सिचुएशन थी ना। अब देखो मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया अगले स्टेप में, फिर ये 2 + √2 ऐसे ही रहा। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो 2 + √2 तो आने वाला था, और मैंने वही तो लिखा 2 + √2। ठीक है बच्चे, अब ये प्लस का √2 एज इट इज चेक कर सकते हैं आप। अब देखो ना आगे देखो, 1 और 1, भाई -1 प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये प्लस का 2 एज इट इज, और ये √2 एज इट इज, और ये √2 एज इट इज। तो देखो -2 से +2 कैंसिल हो गया। अब √2 और √2, भाई √2 और √2 कितने, 2 √2 होंगे ना। अगर मान लो कि √2 मतलब x होता तो x + x 2x ही तो लिखता, तो इसीलिए 2 √2 हो गया, नहीं हो गया ये। और समस्या क्या आ गई बच्चे, समस्या समझो, समस्या ये आ गई, ये 0 नहीं आया। अगर ये इसका 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वही है कि ये इसका फैक्टर नहीं है ना। तो मैं क्या लिखूँगा, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे एज p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा देन x + 1 इज नॉट a factor of p of x। ठीक है बच्चे, ऑफ p of x। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखते हैं फिर देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि आपको ये बताना है कि जो g of x है वो p of x का फैक्टर है या नहीं है। 3 केस हैं आपके पास, पहला और दूसरा मैंने बोर्ड पे लिखा है, तीसरा मैं इसके बात कराऊंगा आपको, है ना। अब इसने बोला कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अच्छा बच्चे, मैंने आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे से समझाई थी। देखो फैक्टर थ्योरम का मतलब एक बार और बता देता हूँ। फैक्टर थ्योरम का मतलब ये होता है कि फैक्टर थ्योरम का मतलब समझो कि बच्चे, अगर इफ़ x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ p of x, ठीक है, तो देन x = a इज़ अ 0, तो x = a 0 होता है, और दिस इंप्लाइज दैट p of a यानी कि रिमाइंडर, भाई p of a तो निकलेगा, वो मस्ट बी इक्वल टू 0 होता है। तो यानी कि कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब वही है कि जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में, वही प्रोसेस को अब हमने सेकंड क्वेश्चन में करना है। और सेम ही तो है ना, देखो हमने वही तो बताना कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। उसमें भी हम यही बता रहे थे कि ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। मैं फिलहाल इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चे। तो देखेंगे ध्यान से और समझते हैं अच्छे से। तो देखिए, अब फिर से वही, भाई मैं क्या मान लूँगा कि लेट, अभी फिलहाल मैं इसको लेट कर रहा हूँ, लेट g of x बी द फैक्टर ऑफ p of x, है ना। तो इट मीन्स भाई देखो ना, अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कराऊँ तो x की वैल्यू उधर जाके -1 ही तो आने वाली है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि x = -1 इज़ अ 0 ऑफ p of x। ये इसका 0 होगा, और अगर ये इसका 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट रिमाइंडर बोले तो रिमाइंडर क्या होगा बच्चे, रिमाइंडर होगा p of -1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये आना चाहिए, है ना। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं एक बार अच्छे से, ध्यान से देखना आप। तो चेक करते हैं ना, तो लेट अस चेक। तो मैं चेक करने जा रहा हूँ कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है ना तो फैक्टर कहलाएगा, है ना। अगर नहीं आ रहा तो नहीं कहलाएगा, है ना। तो देखते हैं बच्चे, p of -1 यानी कि x की जगह -1 डाल रहे हैं हम, तो 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 एज इट इज़। अब चेक कर लो, जहाँ जहाँ पे x था मैंने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है -1, और -1 ही क्यों, क्योंकि इसको आप 0 से इक्वेट कराओगे तो x की वैल्यू -1 ही आने वाली थी, इसलिए। ओके, अब चेक करते हैं। देखो
अंदर माइनस है और पावर में ऑड नंबर है तो रिजल्ट माइनस मिलेगा, और माइनस को प्लस से इंटू करूँगा तो देखो ना क्या मिलेगा, माइनस का 2 ही तो मिलेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना रिजल्ट मिलेगा, -1 इंटू 2 करूँ तो -2 ही तो आएगा। ये रिजल्ट +1 मिलेगा, और ये देखो -1 इंटू -2 इंटू -1 करूँ तो प्लस का 2 आएगा, और ये -1 एज इट इज़। तो माइनस का 2 और प्लस का 2 बाय बाय, और प्लस का 1 माइनस का 1 भी बाय बाय। तो बच्चों ये तो 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो ये मस्ट हो जाता है कि ये इसका फैक्टर है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, देन g ऑफ x, क्योंकि g ऑफ x ही तो है, देन g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि ये इसका फैक्टर है। ओके, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट ना एक बार। तो सेकंड पार्ट देखेंगे। हाँ, तो प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस है। फिर से लेट g ऑफ x बी द फैक्टर, जीरो की बात तो बाद में होगी ना, बी द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना, p ऑफ x। then this implies that x equal to -1 will be the zero of p of x, है ना। तो then p of -1 must be equal to 0, है ना। तो should be equal to 0 या must be equal to 0 वो बात एक ही है, should be equal to 0। ठीक है बच्चों, ओके तो चलो चेक करते हैं, लेट अस चेक। तो चेक करके देखते हैं कि क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो -1 देखिए ध्यान से, -1 का क्यूब, सॉरी -1 नहीं, मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू अलग है, यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू x+1 थी, बट मुझे अब x+2 के लिए चेक करना है। तो बच्चे यहाँ पे x+2 के लिए जब मैं निकालूंगा तो आप खुद चेक करो क्या आएगा, -2 आएगा, है ना, -2। तो यहाँ पे मैं -2 लिखूँगा, मैंने गलती से उसको सोच के दिमाग में उसको रख के इस वजह से गलती हुई। तो यहाँ पे भी -2 आएगा बेटा, और यहाँ पे भी मैं -2 रखूँगा, यहाँ पे भी -2। ठीक है, अभी ठीक है, कोई नहीं। अब देखते हैं, तो -2 फिर +3 इंटू -2 का स्क्वायर, +3 इंटू -2 +1। देखो ना, जहाँ पे x था मैंने वहाँ पे -2 सब्सिट्यूट कर दिया है। अब आगे देखते हैं भाई, 2 का क्यूब तो 8 होता है, और मैंने बताया ना कि अगर पावर ऑड नंबर है तो माइनस में 8 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन इवन नंबर से प्लस का 4 इंटू 3 करूँगा तो 12 आएगा प्लस का। ठीक है, और ये 3 दूनी 6 माइनस का आने वाला था, प्लस का 1 आ गया। अब देखते हैं, देखो 8 6 14 माइनस का, और 12 और 1 13 प्लस का। भाई 14 में से 13 गया तो माइनस का 1 लिख दो डायरेक्ट ही, समझ रहे हो ना। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब फिर से वही वाली बात हो गई कि ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, है ना। तो हम लिखेंगे एज p ऑफ -2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन g ऑफ x इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसका तीसरा पार्ट करा देता हूँ। इस वाले पोर्शन को रफ करके आप इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखेंगे। अच्छा, मैं पूरा रफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप समझते हो मेरे को यही पूरी लैंग्वेज दोबारा लिखनी पड़ेगी वरना। तो मैं लिमिटेड पोर्शन रफ कर रहा हूँ बस, है, बाकी एज इट इज रहने देता हूँ। तो देखते हैं बच्चों एक बार थर्ड पार्ट में क्या कह रहा था ना। तो थर्ड पार्ट है, पहली बात तो ये अब थर्ड पार्ट में जो आपका p ऑफ x है वो कुछ इस प्रकार है, x³ -4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर +x + 6 कॉमा g ऑफ x आपको गिवन है x-3। ठीक है बच्चों, x-3। ओके, तो अब देखते हैं एक बार ना, ध्यान देना बेटा आप। फिर से वही, लेट g ऑफ x बी द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मैंने मान लिया कि g ऑफ x इसका एक फैक्टर है, अभी मैंने माना है। अगर माना है तो मतलब x की वैल्यू देखो ना, +3 निकलेगी, तो यहाँ पे लिख दो +3। +3 क्या कहलाएगा, विल बी द 0। चलो मैं यहाँ पे पूरे लिख दूँ, विल बी द 0 कॉमा विल बी द 0 ऑफ p ऑफ x। भाई ये क्या कहलाएगा, ये इसका 0 कहलाएगा।
और तो रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ 3 आएगा। भाई 3 तो आएगा, वो 0 आना चाहिए। चलो अब उसको चेक करते हैं कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो पी ऑफ 3 मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, देखेंगे भाई यहाँ पे आ गया 3 और पावर में भी 3 है ना, माइनस का 4 पावर 3 और पावर में 2, फिर प्लस 3 प्लस का 6 एज इट इज। देखो ना जहाँ जहाँ पे x था मैंने वहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट कर दिया है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार। तो बच्चों 3 का क्यूब आप सभी जानते हैं बेटा 27 होता नहीं होता, 3 × 3 × 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 × 4 करूँगा तो 36 ही आता है ना भाई। ओके ये प्लस 3 एज इट इज और प्लस 6 भी एज इट इज। अब देखते हैं, देखो 27 प्लस का है और प्लस का 3, तो दोनों को मिला के 30 आ गया। 30 और 6 36, तीनों भाई प्लस के है ना, तो प्लस करके 36 आ रहा नहीं आ रहा, और यहाँ पे था माइनस का 36। अब प्लस के 36 से माइनस का 36 हो गया कैंसिल। भाई देखो ना कैंसिल हो जाता नहीं होता, तो 0 आ गया। अब ये 0 आ गया तो भैया मैं क्या कह सकता हूँ, एज P ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, देन बात को समझो, देन G ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, है ना, ऑफ P ऑफ x। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसके आगे, आप नोट देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है और इंट्रो में भी बहुत अच्छे से कराया था मैंने। देखते हैं एक बार, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो कुछ केसेस हैं, यानी कि 4 केसेस हैं। मैंने 2 तो बोर्ड पे लिखे हैं, 2 मैं इसके बाद कराऊंगा आपको। और इसमें लिखा है कि k निकालिए आप अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है। आप खुद देखिए बच्चे, आपसे ये बोल दिया है कि इस बार ना x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ये बात पहले से आपको बोल दी है, तो आपने k निकालना है। अब हमारे माइंड में क्या बात जानी चाहिए, हमने क्या सीखा था, हमने इससे पहले वाले जो 2 क्वेश्चन किए उसमें हमने यही तो सीखा था कि अगर कोई फैक्टर होता है तो उस केस में रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती है। और रिमाइंडर कैसे निकलते हैं, जब मैं इसको 0 से इक्वेट करा के x निकालता हूँ और उस x को पॉलिनोमियल में पुट करता हूँ तो मेरा आंसर 0 आता है। यही तो सीखा था ना, तो बस इसी प्रोसेस का यूज़ करना है हमने और k फाइंड आउट हो जाएगा इजीली ना। तो ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे लिखूँगा एज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1, भाई x इक्वल टू 1 ही तो आएगा। क्या होगा बच्चे, x इक्वल टू 1 बी द 0 ऑफ p ऑफ x, है ना। So therefore we can say p of 1 must be equal to 0। भाई ये इसका मतलब ये इसके 0 के इक्वल है, हम ये कह सकते हैं ना, ये 0 के इक्वल है। तो बस इसी चीज़ का यूज़ करना है। अब देखो ना मैंने ये पुट किया इसमें, तो x की जगह 1 आ गया, फिर प्लस x की जगह फिर से 1 आ गया, फिर प्लस का k था और इक्वल टू में 0 था। देखो ना ये वैल्यू ये रही और 0 ये रहा एज इट इज। अब भैया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 1 ऐसे ही रहा, प्लस का k ऐसे ही रहा। अब 1 और 1 मिलके 2 हो गया, प्लस का k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू आप खुद चेक कर लो, उधर जाएगा -2 हो जाएगा। तो ऐसे k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, ऐसे हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो अब देखते हैं बच्चे ये वाला पार्ट भी ना एक बार। हाँ, तो सेम प्रोसेस है, एज x माइनस 1 इज a factor of p of x। ठीक है, then this implies that x equal to 1 be the 0 of p of x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे रिमाइंडर मेरा 0 आने वाला है ना। so therefore we can say p of 1 विल बी इक्वल टू 0, है ना, ये 0 आना चाहिए। तो देखते हैं बच्चे पुट करके इसमें, तो 2 एज इट इज, x की जगह सब्सटीट्यूट करूँगा मैं 1 और 1 का स्क्वायर प्लस k एज इट इज, फिर x की जगह 1 आ गया और प्लस √2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब चेक कर लो, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 2 करूँगा 2 आएगा, k को 1 से इंटू करूँगा k ही आएगा और √2 एज इट इज रहा इक्वल टू 0। चेक कर सकते हैं ना आप। तो k इक्वल टू कितना आया, देखो ना, k इक्वल टू, देखो ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा और ये भी उधर जाके माइनस का √2 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में अगर आपको चाहिए तो माइनस को आप कॉमन बाहर निकाल के दिखा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना जरूर कर सकते हो।
तो ये बच्चे के की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है बच्चे, ये आपके पास के की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए बेटे। फिर देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। हाँ तो बच्चों देखते हैं एक बार थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ना। तो मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने पूरा रफ नहीं किया क्योंकि सेम लैंग्वेज लिखनी पड़ती है मेरे को, इसलिए। ठीक है, तो समझाता हूँ मैं आपको ना। थर्ड पार्ट में लिखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। अब वही एज एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, भैया हमें दे रखा है ना ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल टू वन विद जीरो, और अगर ये जीरो है तो ये मस्ट हो जाता है कि ये इसका रिमाइंडर जीरो आएगा, है ना। तो बस इसी चीज़ का यूज़ करना है। अब देखो के तो एज इट इज़ एक्स की जगह वन और वन पे स्क्वायर माइनस रूट टू, फिर एक्स की जगह वन और प्लस का वन एज इट इज़ इक्वल टू में जीरो। अब बस इसको सॉल्व करना है और मेरा के फाइंड आउट हो जाएगा। देखो वन का स्क्वायर वन हुआ, वन इंटू के करूँगा के आएगा, इन दोनों को इंटू करूँगा तो माइनस का रूट टू आने वाला है, ये प्लस वन एज इट इज़ इक्वल टू जीरो। चेक कर लो, है ना। तो के इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, के इक्वल टू देखो रूट टू उधर जाके पॉजिटिव हो गया और वन उधर जाके नेगेटिव हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ओके। तो देखते हैं फोर्थ पार्ट एक बार ना। फोर्थ पार्ट पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। अब वही एज एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन एक्स इक्वल टू वन विद द जीरो ऑफ पी एक्स, तो वी कैन से पी ऑफ वन इक्वल टू जीरो, मस्ट बी इक्वल टू जीरो ना। तो चलो देखते हैं, के एज इट इज एक्स की जगह वन आ गया और उस पे स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स की जगह सब्सटीट्यूट वन प्लस के इक्वल टू जीरो, है ना। तो देखो वन का स्क्वायर वन, वन इंटू के करूँगा के मिलेगा मेरे को, थ्री वन ज़ा थ्री माइनस का थ्री प्लस का के एज इट इज़, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखो एक के और एक के मिलके हो गया टू के, और ये माइनस तीन है उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो प्लस का तीन हो जाता है ना। चेक कर लो, तो के इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, थ्री बाई टू। देखो ना टू इंटू से डिवाइड में तो आएगा, तो के की वैल्यू आ गई आपकी थ्री बाई टू। ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर आ गया। मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, बाकी आगे देखते हैं फिर, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें लिखा है खाली फैक्टराइज। अब मैंने फैक्टराइज को आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से बताया था और उसके दो मेथड कराए थे आपको ना, एक फैक्टर थ्योरम से और एक मिडिल टर्म स्प्लिट से, आपको अगर याद हो तो बच्चे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि आपने किससे करना है। तो मैंने आपको बताया था वैसे भी कि मिडिल टर्म स्प्लिट का ज़्यादा यूज़ करो, ज़्यादा बेटर है, और आपको वही करना है आगे भी, है ना। तो मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से कराने जा रहा हूँ आपको। आप ध्यान देना, बहुत ईजी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या होता है बेटा, आपको इसको तोड़ना होता है, यानी कि 7 को आपने कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि दो नंबर आए a प्लस बी, और उन दोनों नंबर को जब मैं इंटू करूँ तो कितना आना चाहिए बेटा, कितना आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि 12 कम 12, 12 वन ज़ा 12, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप एक काम करे करो, झोपड़ी बनाओ, है ना, झोपड़ी बनाओ, तंबू, है ना। तंबू में ऊपर ये वाला लिखो टॉप एज पे, है ना, -7, और यहाँ पे ऐसे नंबर लिखने हैं। खैर पहले ये भी लिख लो, ये प्लस का 12 है, ठीक है। अब आपने इसको ब्रेक करके अब आप कुछ ऐसी तिगड़म लगाओ कि आप 12 को तोड़ो और 7 आ जाए। देखो ना, मैं तोड़ूंगा 12 को किसमें, 2 और 6 में, तो 2 और 6 से बेटा 8 आ सकता है, माइनस करने पर 4 आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आ सकता। तो कुछ और सोचूंगा, कुछ और क्या सोचता हूँ, 3 और 4 में तोड़ सकता हूँ, भाई 3 और 4 भी तो 12 होता है, और इन दोनों को प्लस करके देखो 7 भी आ रहा है ना। बस हमने ऐसी चीज़ को ढूंढना है कि जिससे ये दोनों रिजल्ट सेटिस्फाइड हो रहे हो। कहने का मतलब कि ये भी आ रहा हो और ऊपर वाला भी आ रहा हो। तो मैंने ऐसा नंबर ढूंढ लिया 3 और 4। अब मेरे सामने समस्या पता है क्या थी कि बच्चे मेरे को माइनस का 7 चाहिए था और प्लस का 12 चाहिए था। तो अगर मैं इन दोनों में प्लस का साइन लगाता हूँ तो प्लस का 12 तो आ जाएगा, है ना, लेकिन माइनस का 7 नहीं आएगा, क्योंकि प्लस 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 होता है और साइन भी प्लस का आता है, तो प्लस का 7 आएगा। तो इसका मतलब प्लस का साइन तो नहीं लगाऊंगा, है ना। तो अगर दोनों में मैं माइनस का साइन लगा दूँ तो अब देख लेते हैं। देखो -3 -4 मिलकर -7 आता है, और -3 इंटू -4 करके प्लस का 12 भी आता है। तो भैया -3 और -4 लगा देते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी ये 3 पार्ट में भी हम करेंगे तो समझ में आएगा आपको, ध्यान देना। अब मैं फेयर में आ रहा हूँ, तो भैया 12x² ऐसे ही रहा। अब इस 7 की जगह मैं 3 और 4 लिखने वाला हूँ, तो मैंने लिखा माइनस का 3x और माइनस का ही 4x। अच्छा, माइनस का क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे यही तो देखा है कि माइनस का लेना है, प्लस का लेना है, और +1 एज इट इज़। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मैंने बताया था कि जो पहले दो टर्म है, पहले दो टर्म में से आप कॉमन लीजिए, कॉमन, और कॉमन के लिए भी मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था, छोटी वैल्यू कॉमन होती है हमेशा। तो देखो 12 और 3 में छोटा तो 3 होता है। अरे मतलब छोटे से मतलब वो भी नहीं है, छोटे से मतलब ये कि एक ही टेबल में आने चाहिए। तो देखो ना 12 जो है 3 के टेबल में आता है और 3 भी 3 के टेबल में आता है, तो छोटी वैल्यू 3 थी तो 3 मैंने ले लिया। अब x और x² में से x कॉमन है ना, तो अंदर क्या रह गया, देखो ना, अब जब 12 में से 3 गया तो 4 बचा नहीं, बता, क्योंकि 3 चौक 12 हो जाएगा, और 1x बाहर है तो 1x अंदर है, और यहाँ से तो पूरे 3x बाहर है, तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, है ना। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, इन दोनों में से कॉमन
भाई 4 और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, और जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप साइन के साथ 1 को कॉमन ले लिया करो, साइन के साथ। जब ये -1 कॉमन आ गया और साइन के साथ, तो इसका मतलब जब बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया है ना, तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। अब ये 4 क्या था, माइनस का था, अब ये प्लस का हो जाएगा 4, और ये 1 प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। अब आप चेक करो, अब आप चेक करो इसको, और मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए, थोड़ा मिक्स हो जाएगा। मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है बच्चों। अब आप चेक करो, ठीक है, जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, है ना। अब इसके बाद मैंने आपको एक बहुत अच्छे से समझाया था। अब आप है ना इसके बाद ये ऑब्जर्व करना कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना, अगर वो सेम है, अगर वो सेम है तो समझ लेना आपका 110% क्वेश्चन यहाँ तक गलत नहीं हुआ है, और जब यहाँ तक गलत नहीं हुआ तो आगे तो गलत होने के चांस ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल सही है। अब देखो, अब आप इस ब्रैकेट को बाहर ले लो, जब आप ब्रैकेट को बाहर ले लोगे 4x - 1 को, तो यहाँ से ये बाहर गया तो ये अंदर 3x बचेगा नहीं बचेगा, आप देख लो। और जब यहाँ से बाहर गया तो अंदर -1 बचेगा। तो बच्चों हो गए फैक्टर, आप खुद देख सकते हैं। भाई देखो ना, इसको तोड़ दिया ना मैंने। भाई फैक्टराइज मतलब क्या बताया था मैंने, कि इसको 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स में उसमें तोड़ते हैं हम, ब्रेक करते हैं, है ना, यही तो बताया था। तो हो गए इसके फैक्टर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट ना इसका एक बार। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, मैं ये भी रफ कर देता हूँ जरा। तो सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा एक बार अच्छे से इसका। तो सेकंड पार्ट में लिखा है कि 7 लाना है और 6 के फैक्टर करने हैं, है ना। तो चलो इसको भी यहाँ पे समझते हैं रफ में पहले। तो देखो a + b करके तो 7 आना चाहिए, और दोनों का इंटू यानी कि ए बी करके मेरे पास 6 आना चाहिए। देखो ना, 3 दूनी 6 तो आना चाहिए। अब फिर से मैंने क्या बताया आपको, झोपड़ी बनाओ भाई, झोपड़ी बनाओ। ये 7 यहाँ पे रखो जो प्लस वाली टर्म है, और जो इंटू वाली टर्म है उसको नीचे, प्लस का 6 है, इंटू वाली टर्म भी प्लस का 6 है। सॉरी, ये मैंने माइनस गलती से लिख दिया, प्लस का 7 है ना, प्लस का 7 है। अब 6 को तोड़ना है और 7 लाना है, 6 को तोड़ के 7 लाना है। तो बेटा 6 को तोड़ के 7 कैसे आ सकता है, देखो 6 अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा, या तो 2 × 3 में टूटेगा, है ना। इससे 7 आएगा, देखो ना, इससे 5 तो आ सकता है, 3 2 5, और 1 भी आ सकता है भाई, 3 में से 2 गया तो 1 भी आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आ सकता। तो 6 और किसी में टूटता है, बिल्कुल टूटता है, 6 × 1 में भी तो टूटता है भाई, 6 का भी तो 6 ही होता है, और 6 और 1 7 भी होता है। तो यानी कि मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 आना था, है ना, 6 और 1 आना था। अब मैंने देखा कि मेरे को प्लस का 7 लाना था, तो बेटा दोनों में प्लस का साइन लगा दूँ, तो 6 और 1 7 प्लस का आ गया, दोनों को इंटू करके प्लस का 6 मिल गया, है ना बेटा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं इसको फेयर करता हूँ, तो ये 2x² ऐसी रहा। अब इस 7 की जगह मैं 6 और 1 लिखने वाला हूँ। तो बच्चे मैंने लिखा 6x, और 1 की जगह 1x। 1x का मतलब खाली x होता है, 1x मतलब x ना, और प्लस का 3 ऐसी रहा भाई, चेक कर लो। अब मैंने इसके बाद क्या बोला कि पहले 2 में से कॉमन लो। तो बच्चे 2 और 6 में से 2 ही कॉमन आता है, और x² और x में से x कॉमन आएगा, तो 2x बाहर आ गया, तो यहाँ से तो खाली x बचेगा, चेक कर सकते हो आप। और यहाँ से 2 3 6 तो 3 बचेगा ना, 2 3 6 होता है क्योंकि, और x तो बाहर चला गया। और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, तो फिर से 1 कॉमन ले लो साइन के साथ, मैंने साइन के साथ ही बताया ना। तो देखो यहाँ पे x का x ही रह गया, 3 का 3 ही रह गया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और आपने देखा कि ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब यहाँ तक कोई गलती नहीं है। और आप इसके बाद ब्रैकेट को बाहर ले लीजिए कॉमन, तो x + 3 आ गया बाहर कॉमन, तो अंदर रह गया 2x + 1, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। और यही तो इसके फैक्टर हैं बेटा, यही तो इसके फैक्टर हैं। हो गया ना फैक्टर, टूट गया ना, देखो हमें ब्रेक ही तो करना था बच्चा, है ना। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं बचे हुए रिमेनिंग 2 पार्ट्स ना। तो देखेंगे ये थर्ड पार्ट एक बार। तो थर्ड पार्ट में आपने a + b की जगह 5, चेक कर लो, +5 है, और ए बी की जगह इंटू करके 6 6 36 माइनस का 36, है ना बेटा, कुछ ऐसा लाना था, है। अब चलो झोपड़ी बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं एक बार। झोपड़ी बनाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो प्लस का 5 तो मैंने बताया ना, जो प्लस वाली टर्म है उसको हम ऊपर वाले एज पे रखते हैं, और इस प्रोडक्ट वाली टर्म को नीचे रखते हैं। अच्छा, अब मेरे को 36 को कुछ ऐसे तोड़ना है कि 5 आ जाए। अब बात यह है कि 36 कैसे टूटेगा। तो देखो 36 कैसे टूटता है, एक तो 6 × 6 में भी टूटता है भाई, 6 और 6 36 ही तो होता है, लेकिन 6 और 6 से 5 नहीं ला सकता, क्योंकि दोनों को प्लस करूँ तो 12 आएगा, माइनस करूँ तो 0 आएगा, यानी कि 6 और 6 से तो मेरा काम नहीं बनेगा। 36 और, हाँ भैया देखो ना, 18 और 2 में भी टूटता है भाई, 18 दूनी भी तो 36 होता है, लेकिन 18 और 2 से भी 5 नहीं आएगा, क्योंकि 18 में से 2 गया तो 16 बचेगा, दोनों को प्लस करके 20 आएगा, यानी कि इससे भी काम नहीं बना। और सोचो, और सोचो, सोचो दिमाग से सोचो, कहीं आपके दिमाग में 9 और 4 तो नहीं आ रहा भाई, 9 चौक भी तो 36 होता है, और 9 में से 4 गया तो 5 भी आता है, तो बस काम बन गया ना। देखो ना, 9 और 4 से, तो 9 और 4। अब बात यह है कि मुद्दा ये है कि प्लस का 5 चाहिए मेरे को। तो प्लस का 5 जब आएगा, जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँ तभी तो आएगा। अब इतना तो समझ में आता है कि मेरे को इसको इसमें से माइनस करना है,
अब माइनस करना है और प्लस का 5 लाना है, तो भैया प्लस पे बड़ी वैल्यू में प्लस का साइन लगा दो, छोटी वैल्यू में माइनस का। अब 9 में से 4 गया तो प्लस का 5 आएगा। और देखो ना इंटू करो, 9 चौक 36 माइनस का 36 आ रहा है। देखो ना प्लस 9 और माइनस का 4 माइनस का 36 आ रहा नहीं आ रहा। तो बस इन्हीं बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये चीज़ आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ जाए। ठीक है बेटा, विद साइन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसको मैं फेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं फेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसको तो रफ कर ही देते हैं फिलहाल, मेन ये है, इसको रख लेते हैं अभी। तो देखो 6x² एज इट इज़, इस 5 की जगह ये दोनों लिखूंगा मैं, है ना, ये दोनों लिखूंगा। तो चलो प्लस का 9x लिख देता हूँ और माइनस का 4x लिख देता हूँ, और ये -6 एज इट इज़ आ गया। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या है भाई, दोनों में से कॉमन, आप इसको चलो नहीं समझ में आ रहा तो ब्रेक करते हैं। देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ, और x² है ना, तो x² तो ऐसे ही रहने देता हूँ, और प्लस का है 9x ये है, तो 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 और x एज इट इज़। अब देखो ना, आप खुद देख लो, 3 ही तो कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है ना, तो 3x ही तो कॉमन है, तो 3x ले लिया बाहर। जब मैंने 3x बाहर लिया तो एक 2 बचा और एक x बचा, तो 2x बचा अंदर। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन लेना नहीं आता ना, तो आप ऐसे करके ब्रेक कर लिया करो। ठीक है, आप ब्रेक कर लिया करो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर आगे से आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी देखते हैं, देखो ना 3 और x बाहर गया तो एक 3 बचा है खाली अंदर। और इन दोनों में से क्या कॉमन है वो भी चलो ब्रेक करके देखते हैं। देखो ना, एक तो था माइनस का 4 था, 4 को मैं लिखूँगा 2 × 2 और x ऐसे ही रहा, है ना, और एक था 6 को मैं लिखूँगा 2 × 3 और इसके साथ तो x भी नहीं था। अब खुद देखो आप, एक तो 2 कॉमन है और साइन के साथ माइनस भी तो कॉमन है, बस 2 ही कॉमन है ना। तो मैंने -2 जब बाहर लिया, जब मैंने -2 बाहर लिया तो अंदर 2x रह गया, वो भी प्लस का बचेगा नहीं बचेगा। जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो साइन बदलूंगा, तो अंदर बच गया प्लस का 2x, और यहाँ से जब मैंने 2 बाहर लिया माइनस का, तो प्लस का 3 ही तो बचेगा, तो अंदर बच गया प्लस का 3। समझ में आई बात। और अब मैंने ब्रैकेट को देखा तो मेरा सेम ब्रैकेट आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट सेम आ जाए तो समझ लो 110% यहाँ तक क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। अब इसके बाद आप ब्रैकेट को बाहर निकाल लो कॉमन, तो 2x + 3 को जब आपने बाहर लिया तो अंदर 3x - 2 बचता है, और यही आपका आंसर है, यही आपका बच्चे आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इसको रफ करके लास्ट पार्ट देखते हैं एक बार ना। हाँ, तो लास्ट पार्ट देखते हैं एक बार, अच्छे से समझेंगे इसको भी। देखो बीच में क्या है, -1, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। तो इसका मतलब a + b करके मेरे को -1 लाना है ना भाई, -1 ही तो है, और 4 × 12 -12, यानी कि ab करके मेरे को -12 लाना है। ठीक है, समझ गए। अब झोपड़ी बनाते हैं, वही झोपड़ी बनाई तो ऊपर -1 और नीचे -12। अब आप दिमाग लगाओ, 12 को तोड़ो और 1 लेके आओ। अरे भैया अभी तो बताया था 4 और 3, और 4 और 3 7 होता है, तो 4 और 3 1 भी तो होता है, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा। सोचो ना भाई, इंटू करके 12 आ रहा है और माइनस करके 1 आ रहा है। लेकिन अब मुद्दा है कि -1 लाना है, तो इसका मतलब माइनस का साइन कब आएगा, जब मैं बड़ी वैल्यू पे माइनस का साइन लगाऊंगा। तो 4 पे माइनस लगा दो, इस पे प्लस लगा दो। देखो ना, -4 में से प्लस का 3 घटाऊंगा तो माइनस का 1 आ गया, और दोनों को इंटू करके माइनस का 12 आ गया। बस इतना ही आपने सोचना है बेटा, बस इतना सा आपने सोचना है, आपका काम बन जाता है। अब इसको फेयर कर दो, तो 3x² ऐसी रहा, इसकी जगह एक बार -4 और एक बार +3। अच्छा, पहले +3 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, +3x पहले लिख लिया और -4x बाद में लिख लिया। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो ना, मेरे पे यहाँ पे 3 था, तो मैंने सोचा 3 को 3 के साथ रख लूँ, और यहाँ पे 4 था तो 4 को 4 के साथ रख लूँ। ऐसा इसलिए किया, बाकी ये जरूरी नहीं है, आप 4 को यहाँ पे रखोगे, 3 को यहाँ पे रखोगे तो भी आंसर वही मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से 3x कॉमन है बेटा, देख सकते हो आप, तो अंदर 1x बचा यहाँ से, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है, और यहाँ से -4 कॉमन है, तो -4 बाहर लिया तो यहाँ से x बचा प्लस का, और यहाँ से 1 बचा प्लस का। अब x + 1 सेम आ गया, तो ब्रैकेट के बाहर ले लो, अंदर रह गया 3x और 1 4, तो 3x - 4। अब आप चेक कर लो बच्चे, यही तो आपका आंसर है, यही तो है फैक्टर्स, इसी को तो कहते हैं बच्चे फैक्टर। ठीक है, अब आप एक काम करो, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो और देखते हैं हम, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप बिफोर दैट इसको आप नोट कीजिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फैक्टराइज। बच्चों 4 पार्ट है यहाँ पे, और मैंने फिलहाल पहला लिखा है, और मैं आपको 1 बाय 1 चारों कराऊंगा। बट मैं आपको पहले ये बता दूं कि बच्चे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि ये हर बार एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से समझना और देखते हैं ध्यान से। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको है ना इससे पहले इसके इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में 2.4 की मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 15 कराया था। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 15 में अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको वहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, काफ़ी लंबा प्रोसेस था वो, और वही एक तरीका ऐसा है जो आपको अच्छे समझ में आ भी जाएगा, तो इसको उसी से करना है। बट
कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं बेटा जिसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, जिसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ईजी कर सकते हैं ना, उसमें से ये भी एक है। ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, आप ध्यान से देखना, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस आपने थोड़ी सी ध्यान रखना है ना चीज़ों का। तो आप देखिए इसका प्रोसेस, खैर जो एग्जाम्पल नंबर 15 वाला है वो किसी और क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, इसको मैं थोड़े से सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। देखो आप ध्यान दो, पहले दो में से कुछ कॉमन है बेटा, बिल्कुल कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है ना पहले दो में से, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर एक एक्स बचा और यहाँ से अंदर खाली 2 बचा। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है, और मैंने बताया साइन के साथ लो तो -1 कॉमन है, तो एक्स हो गया प्लस का और 2 हो गया माइनस का। अब आप ब्रैकेट के अंदर देखो भाई सेम आ रहा है तो मतलब काम बन गया। अब इस ब्रैकेट को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो x - 2 बाहर आ गया, तो अंदर रह गया एक्स स्क्वायर और यहाँ से -1। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, इस 1 पे मैं स्क्वायर अगर लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया, देखो आपको ये आइडेंटिटी पता है, a² - b² बताया था मैंने, a - b a + b बताई थी ना बेटा ये आइडेंटिटी। ऐसा मैंने इसलिए किया कि यहाँ से इसके फैक्टर आइडेंटिटी से हो रहे हैं, है ना, तो ये वाली टर्म तो ऐसी रही x - 2, और इसके लिए मैंने a - b और a + b लगाया, तो a - b और a + b हो गए बच्चे इसके फैक्टर। आप चेक करो कितने इजीली हो गए। लेकिन वही अगर आप इसको एग्जाम्पल नंबर 15 से कंपेयर करो तो वो बहुत लेंथी है, बहुत लेंथी है। लेकिन बच्चे ये जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया है ये हर क्वेश्चन में वैलिड नहीं है। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में वैलिड था। वैलिड क्यों था, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कॉमन आ रहा था, है ना। अगर कॉमन यहाँ पे नहीं आ रहा होता तो मैं यहाँ पे भी लॉन्ग डिवीजन मेथड ही लगाता। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कीजिए, देखते हैं फिर इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा एक बार ना। सेकंड पार्ट है बेटा इसका, कहता है x³ -3x² और -9x - 5 -9x - 5। ठीक है बच्चे, ये है सेकंड पार्ट ना इसका। तो अगर आप ध्यान दो कि मैं इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करता, चलो करके देखते हैं एक बार, तभी समझ में आएगा। मैंने x² को कॉमन लिया तो अंदर रह गया x और यहाँ से रह गया -3। अब बेटा मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो आप कहते हो कि सर 1 कॉमन ले लेते हो आप। चलो मैंने 1 कॉमन ले लिया, तो ये 9x हो गया अंदर प्लस का, और ये 5 हो गया प्लस का। अब आप खुद देखो ये ब्रैकेट सेम आ रहा है। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा तो बच्चे इसके आगे मैं कैसे करूँगा, नहीं कर सकता ना। तो मैंने इसीलिए ये कहा था आपसे कि किसी केसेस में ये वाला मेथड फॉलो हो सकता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चे लॉन्ग डिवीजन मेथड ही लगेगा, वो वही प्रॉपर है। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड पार्ट, और इसको मैं लेट कर रहा हूँ p(x) से। ठीक है, p(x) मान लिया। अब इन दैट केस मैंने जैसे कि एग्जांपल नंबर आपको 15 भी कराया था, तो उसी चीज़ को हमने फॉलो करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि आप कांस्टेंट वैल्यू को जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -5 आता है। अब -5 के पॉसिबल फैक्टर लिख लीजिए आप। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ -5 आर देखो क्या क्या हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-5 हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता यार। 5 और किसी में टूट ही नहीं सकता ना। आप देखो ना 5 को आप कैसे लिख सकते हो भाई, -5 को आप कैसे लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो -1 × 5, एक ये हो सकता है, या फिर आप लिख सकते हो -5 × 1, ये लिख सकते हो। और क्या कोई पॉसिबिलिटी है? ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी है बता दो आप मेरे को। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यही लिख सकते हो आप। ठीक है, तो 1 और 5 में ही टूट सकता है ये। अब आप देखते हैं, देखो मैंने जैसे कि आपको बताया था, इसके बाद बच्चे हिट एंड ट्रायल रूल तो ये कहता है कि जो जितनी पावर है ना बच्चे उतने फैक्टर होते हैं। हमने ये तो चीज़ देख ली है, तो इसके तीनों फैक्टर कहीं ना कहीं इन्हीं फैक्टर्स के अंदर छुपे होते हैं, ये कंफर्म है। लेकिन उनमें से हम उन तीनों फैक्टर्स में से हम कोई एक फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, कोई एक। अब वो कोई एक फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि मैं 1 बाय 1 इसमें पुट करूँ और देखो मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये प्रोसेस को हम है ना रफ में फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू से 0 आएगा, इसीलिए रफ में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पहली 2 में ही काम बन जाता है हमेशा। चलो देखते हैं, पहले मैंने +1 रखा मैंने, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 × 3 करूँगा तो 3 ही आएगा, और 1 × 9 करूँ तो माइनस का 9 ही आएगा, और -5। देखो इससे तो नहीं आ रहा, क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है, प्लस की टर्म छोटी है, तो इससे 0 नहीं आएगा। तो -1 रख के देखा, -1 का क्यूब करा, -1 आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, और ये हो गया माइनस का 3, माइनस ये प्लस का 9 आ जाएगा, और ये -5 ऐसे रहा। अब देखते हैं 5, 3, 8 और 1 9, 9 माइनस का आ गया और 9 प्लस का आ रखा है, इससे 0 आ रहा है बेटा। हाँ, तो इसको मैं फेयर करूँगा बेटा, है इसको मैं फेयर करूँगा, यानी कि मैं -1 को फेयर में सब्सिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया कि पुट x इज इक्वल टू -1 किस में बेटा, इन p(x) में, इन
पी ऑफ एक्स में, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स में क्या, तो पी ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और -5 एज इट इज़। -1 का क्यूब -1 होता है, ये तो होता है +1, भाई +1 होता है ना, इवन नंबर पावर है, तो +1 को 3 से इंटू करूँगा माइनस के, तो -3 ही आने वाला है, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस का 9 आ जाएगा, और ये -5 ऐसे रहा। तो ये देखो 3 और 1 4, 4 5 9 माइनस का 9 प्लस का 9, तो 0 आ गया। मतलब मेरा काम बन गया है ना इससे। अब आपने फैक्टर थ्योरम में क्या सीखा था कि अगर ये इसका 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब चेक करो ना आप, इसका मतलब ये इधर आएगा तो x+1 ही तो फैक्टर कहलाएगा इसका। तो मैं ये लिखूँगा कि इट मीन्स x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है बच्चे, इट मीन्स x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो बच्चे इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको इससे डिवाइड करूं, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो बच्चे मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना, देखते हैं यहीं पे देखते हैं थोड़ी सी कम स्पेस पे ही। तो मैं इससे डिवाइड करने जा रहा हूँ। नाउ वी डिवाइड दिस बाय दिस है, तो x+1 से मैं इसको डिवाइड करूँगा। तो कितना है बच्चे, x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5, है ना। अब देखो डिवाइड करने का तरीका भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने क्या बताया था कि जो पहला टर्म है ना, उसको इसके पहले टर्म से आप यहाँ पे साइड में डिवाइड करके देखे करो। तो x³ अपॉन में x, भाई ऐसे तो डिवाइड करोगे ना, x से एक पावर कट गई तो कितनी बची बच्चे, x² ही तो बचेगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे x² रख दो। अब x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो 1 बाय 1, x² इंटू x करूँगा तो x³ आएगा, x² इंटू 1 करूँगा तो x² ही आएगा। और ऐसा हम क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुझे हमेशा जो पहला टर्म होता है उसको एलिमिनेट करना होता है, उसको काटना होता है, ठीक है। अब इसके बाद साइन बदलते हैं, ये हो गया कैंसिल, ये प्रोसेस सारा इसको कैंसिल करने के लिए था। तो देखो -3 है और -1 है, और दोनों लाइक टर्म है बेटा, तो -3 और -1 मिलकर -4x² हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ऊपर से नेक्स्ट टर्म एज इट इज, यानी कि -9x। अब फिर से ये वाला मेरे लिए फर्स्ट टर्म है, इसको मुझे एलिमिनेट करना है, तो फिर से मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा। तो देखो -4x² को डिवाइड करूँगा मैं x से, तो x से x कट गया तो क्या बचा, -4x ही तो बचा। तो इसका मतलब मुझे -4x यहाँ पे रखना है। तो -4x को अब मैंने x से इंटू किया तो कितना आएगा आप चेक कर लो, -4x² ही तो आएगा भाई, 4x इंटू x मतलब 4x², और 4x को 1 से करूँगा तो -4x ही आएगा। अब फिर से साइन बदलने पड़ेंगे जब भी तो कटेगा, तो प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। अब देखो माइनस के 9 में से प्लस का 4, तो -9 + 4, माइनस प्लस माइनस करते हैं, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी कि -5 बचेगा, और ऊपर से ये -5 एज इट इज़ आ गया, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद फिर से मेरे को ये काटना है ना, मेरे को इसको एलिमिनेट करना है, तो मैं इसको इससे डिवाइड करके देखता हूँ। तो मैंने डिवाइड किया -5x अपॉन में x, तो x से x कट गया, कितना आ रहा है -5, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे -5 रखना है। तो -5 इंटू x करूँगा तो -5x आ गया, -5 इंटू 1 करूँगा तो -5 आ गया। अब फिर से साइन बदलेंगे, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया। और वैसे भी मैंने आपको बताया था रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए भाई, रिमाइंडर तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ ना यार इसी से, तो रिमाइंडर तो 0 आना ही था, ये तो कन्फर्म है ना। चलिए ठीक है। अब लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, बात को समझो कि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि बच्चे हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को तोड़ना था, और तोड़ने का तरीका सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो डिवाइड ही तो होता है यार। अब देखो ना, अब जैसे कि 12 है और मुझे पता है 2 इसका फैक्टर है, तो मैं इसको 2 से तो डिवाइड करूँगा तो 6, ठीक है, कितना आया 12, 0, तो इसका मतलब 12 जो है मैंने तोड़ दिया, देखो 2 और 6 में, चेक कर लो, 2 और 6 में तोड़ दिया ना। तो बेटा सबसे ईजी तरीका तो डिवाइड करना ही होता है किसी को भी तोड़ने का, है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। अब आगे देखेंगे, अब मैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करूँगा, है ना। तो नाउ वी यूज़ रिमाइंडर थ्योरम, अच्छे बच्चे, इसका जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन है ना वो थोड़ा सा अलग है, उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं कराया है आपको, ठीक है, लेकिन आपको मैं वो करा सकता था, बट मैंने ऑब्जर्व किया है अपने एक्सपीरियंस से, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ना, एज़ कंपेरिजन टू दिस, है ना, तो वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में टफ लगता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैंने उससे नहीं कराया और मैं इससे करा रहा हूँ आपको, और मैं ये समझता हूँ कि आपको अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। चलो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। रिमाइंडर थ्योरम कहती है बेटा डिविडेंड, अब डिविडेंड चेक करो, डिविडेंड तो आपका ये पी ऑफ एक्स, भाई पी ऑफ एक्स ही तो है डिविडेंड, इक्वल टू क्या लिखते हो आप,
ऑब्वियस सी बात है यार, डिवाइजर लिखते हो, डिवाइजर है x+1, इसके इनटू में आप क्वोशंट लिखते हो, क्वोशंट है ये, है ना, यही तो करते हो आप, x² माइनस का 4x और माइनस का 5 और प्लस करते हो रिमाइंडर। अब रिमाइंडर है 0, यानी कि 0 आप लिखो या मत लिखो, बात एक ही है, खत्म 0 पे। अब देखो x+1 और यहाँ पे ये एज इट इज x² माइनस का 4x माइनस का 5, ये तो खत्म ही हो गया। अब आप खुद देखो, आपने px को 2 टर्म में तो तोड़ दिया है ना, लेकिन बेटा जितनी डिग्री होती है ना, लगभग मैक्सिमम उतने फैक्टर पॉसिबल होते हैं, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर और हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये और टूटेगा इसमें से। और ये कैसे टूटता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट बताया था ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से अब मैं इसको तोड़ूंगा, फिर से वही झोपड़ी बना लो। देखो ना, a + b करके आपको क्या लाना है, माइनस का 4 लाना है, और ab करके आपको क्या लाना है, 5 एकम 5 माइनस का 5 लाना है ना। तो आप झोपड़ी बनाओ, माइनस का 4 ऊपर रखो और माइनस का 5 नीचे रखो। भाई 5 को ऐसे तोड़ोगे 4 आ जाए, तो 5 एकम 5, 5 और किसी में टूटता ही नहीं, 5 और 1 में टूटता है। अब 4 कैसे आएगा, जब माइनस इसमें लगाओगे और प्लस इसमें लगाओगे। जब माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया तभी तो माइनस का 4 आया, और दोनों को इंटू करके माइनस का 5 भी आ रहा है, आप चेक कर लो। तो बच्चों टूट भी गए। बात इसकी, तो x² 4 की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस का 5। अच्छा पहले +1 लिख लूँ, तो पहले मैं +1 लिख रहा हूँ, +1 यानी कि 1x, तो 1x का मतलब x होता है, और माइनस का 5x, और ये वाला -5 ऐसे ही रहा। भाई समझ में आ गई ना बात, इस वाली टर्म को मैंने पहले लिख दिया, इस वाली को बाद में लिख दिया, उससे मैंने बताया था कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x+1, अब इन दोनों में से कॉमन है x, तो अंदर है गया x+1, यहाँ से -5 कॉमन है, तो अंदर है गया x+1, और मैंने बताया था अगर ये ब्रैकेट सेम आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x+1 और यहाँ से कॉमन आ गया बाहर x+1, तो अंदर है गया x-5, आप देख सकते हो। और ये बच्चे टूट गया 3 टर्म में, है ना। लेकिन आप इसको देखो, ये दोनों सेम आ रही है, तो आप इस पर होल स्क्वायर लगा के भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और यही इसकी प्रेजेंटेशन है, यही आपने एग्जाम में करना है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। आप इसको नोट कीजिए, देखते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट ना एक बार। तो फिर से इसमें भी वही सिचुएशन है बच्चे, कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसको वही लंबे वाले मेथड से करना पड़ेगा हमें, है ना, जो लास्ट क्वेश्चन हमने जैसे किया है। चलिए देखते हैं एक बार। तो फिर से वही भाई, पॉसिबल फैक्टर हम 20 के तो निकालेंगे। देखो ना 20 को जब इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो 20 ही आने वाला है। तो सबसे पहले आप वही कीजिए, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20 आर। देखो क्या क्या हो सकता है बच्चे, +-1 हो सकता है, 1 तो सभी का होता है क्योंकि +-2, भाई इसका तो 2 भी हो सकता है, +-4 4 भी होता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो डॉट 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 करके मैं लास्ट लिख देता हूँ +-20, है ना। जब ज़्यादा जाते तो बेटा सारे नहीं लिखने, मैंने आपको बताया भी था। आप शुरू के, और ये भी मत लिखो, मैं तो कह रहा हूँ शुरू के 2 लिखो काफ़ी है, ठीक है बेटा, ओके। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि इन्हीं में से इसके सारे फैक्टर छुपे होते हैं, है ना, इसी में से इसके सारे फैक्टर छुपे होते हैं, लेकिन आपने कोई एक सिंगल फैक्टर ढूंढना है जिससे आपका काम बन सके। तो वो सिंगल फैक्टर आप कहाँ पे ढूंढो, रफ में ढूंढ लो। और देखो ना, सारी वैल्यू अगर प्लस की है तो प्लस से तो नहीं आने वाला 0, इतना तो पता है भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, माइनस से ही 0 आएगा। तो चलो -1 पुट करता हूँ मैं, -1 जब इसमें पुट किया तो -1 ही आएगा, भाई -1 का क्यूब -1 ही तो होता है। और जब इसमें पुट किया तो +1 आ गया, +1 को 13 से इंटू किया तो प्लस का 13 आ गया। जब इसमें पुट किया तो माइनस का 32 आ गया, और इधर तो 20 है रहने वाला था। अब देखो 20 और 13 होते हैं 33, प्लस का 33 हो गया 33, और 32 और 1 33, ये भी आ गया 0, काम बन गया, है ना। किससे काम बना बेटा, -1 पुट करने से। तो हम यहाँ पे फेयर में काम कर रहे हैं। अब पुट x = -1 इन p ऑफ x, कहाँ पे बच्चे, p ऑफ x में। तो p ऑफ x में रख के देखते हैं। तो p ऑफ -1 = -1 का क्यूब +13 -1 का स्क्वायर +32 इंटू -1 +20, ठीक है। तो -1 का क्यूब -1, ये हो गया प्लस का 13, ये हो गया माइनस का 32 +20, और ये हो गया 20 और 13 33 प्लस का, और ये भी 33 माइनस का। तो ये आ गया 0, है ना बच्चे, ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है, मतलब ये इसका 0 है। अगर ये इसका 0 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, भाई देखो ना, मैंने आपको ये तो समझाया कि अगर ये इसका 0 है तो ये इधर आएगा तो +1 ही तो बनेगा, तो x+1 फैक्टर कहलाएगा, है ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ
कि देयरफॉर वी कैन से x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब फिर से हमने वही काम करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है ना, इसको छोटा करने के लिए। तो नाउ वी डिवाइड p ऑफ x बाय x प्लस 1। तो देखते हैं x प्लस 1 से इसको डिवाइड करके, तो कितना है बच्चे, x क्यूब था, प्लस का 13x स्क्वायर था, और प्लस का 32x था, और प्लस का 20। ठीक है, अब फिर से इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं भाई, साइड में यही बताया था। चलो कर लो यार, एक्स स्क्वायर आएगा, आप चेक कर लो। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख दूँ, तो एक्स स्क्वायर को अब इसके बाद इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले वाले से क्या, तो एक्स क्यूब आ गया, दूसरे से क्या, तो एक्स स्क्वायर ही आ गया। अब साइन बदलते हैं और जो करना है वो करते हैं। तो ये तो कट गया। अब 13 में से एक माइनस, देखो ना, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 12 आ गया भाई, 13 में से एक गया तो 12 ही तो बचेगा, और ऊपर से आ गया प्लस का 32। अब फिर से इसको काटना है ना, तो इसको इससे डिवाइड करके देखो रफ में, तो 12x स्क्वायर अपॉन x, तो एक x कट गया तो 12x बचा खाली, तो यहाँ पे प्लस का 12x आने वाला है। तो 12x इंटू एक्स करूँगा तो 12x स्क्वायर आएगा भाई, और इसको 1 से करूँगा तो 12x ही आएगा। अब फिर से साइन बदलिंग भाई, साइन बदलिंग, ये कैंसल, और ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। देखो ना, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो ये 20x आ गया, प्लस का वो भी है ना, प्लस का आएगा, और ऊपर से ये वाली टर्म एज इट इज़, यानी कि प्लस का 20। अब फिर से इसको एलिमिनेट करना है, तो पहले टर्म से डिवाइड करके देखो, तो 20x अपॉन में x यानी कि 20, तो प्लस का 20 चाहिए आपको। 20 को x से किया तो 20x आया, 20 को 1 से किया तो 20 ही आया। अब फिर से साइन चेंज, इत्तेफाक से दोनों कट गए, 0 आ गया। और 0 तो आना ही था बेटा, क्योंकि रिमाइंडर तो हमें पता है ना 0 ही है भाई, ये हमने पहले ही निकाल चुके हैं, रिमाइंडर तो 0 है ना। लेकिन हम डिवाइड क्यों कर रहे थे, अगर हमने रिमाइंडर निकाल लिया था बच्चे, हम डिवाइड इसलिए कर रहे थे हम इसको तोड़ सके। तो अब देखो ना, तोड़ दिया हमने। अब लास्ट क्वेश्चन में यही तो सिखाया था आपको कि तोड़ सके आपको ना इसको ना। ओके, अब नाउ वी यूज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, डिविडेंड। तो डिविडेंड तो p ऑफ x ही आप चेक कर लो, इज इक्वल टू डिवाइजर। अब डिवाइजर क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हो, यानी कि x प्लस 1 इंटू में क्वेश्चन क्या है, जो डिवाइड करने के बाद आता है, यानी कि ये, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस का 20 और प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 है तो आप लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद ये तो टूट गया, इसको शायद तोड़ सकते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से तोड़ेंगे। फिर से वही करो आप, झोपड़ी बना के a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 है ना, और ए बी की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है भाई, 21 20 20 ही आ रही है प्लस की। तो चलो झोपड़ी बनाते हैं, तो प्लस का 12 और प्लस का ही 20 को तोड़ के 12 लाना है भाई। 20 को तोड़ के 12 कैसे आएगा, 10 और 2 से आ जाएगा, चेक कर लो, 10 दूनी 20 होता है भाई, और 10 और 2 12 भी होता है ना। तो प्लस का यहाँ पे भी ले लो, प्लस का यहाँ पे भी ले लो, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस का 12 इंटू करेंगे तो प्लस का 20 भी आ रहा है। काम बन गया भाई, मेरा काम बन गया, तो मेरा काम बन गया, तो इसको फेयर कर देता हूँ x प्लस 1, और ये इंटू में था एक्स स्क्वायर एज इट इज़। 12 को तोड़ के 10 और 2 लिखने वाला हूँ, तो 12 का तोड़ के लिखा मैंने 10x प्लस का और 2x भी प्लस का, और ये प्लस का 20 ऐसे ही रहा। ये 0 तो ख़त्म ही हो चुका है वैसे भी, तो x प्लस 1 एज इट इज़। पहली 2 में से कॉमन लो, फर्स्ट 2 में से तो x ही कॉमन है, आप देख लो। तो अंदर यहाँ से x और यहाँ से 10 बचा, यहाँ से 2 कॉमन है प्लस का, तो अंदर x और 10 दूनी 20 होता है, तो अंदर 10 बचा, है ना बेटा। ओके, तो x प्लस 1, अब x प्लस 10 कॉमन है बाहर, तो अंदर x प्लस 2 बच गया। ओके, तो यही आपका आंसर है भैया, हो गया ना फैक्टर, देख लो, चेक कर लो, फैक्टर हो गया ना। px को आपने 3 उसमें तोड़ दिया फैक्टर में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में यहीं पे लिख देता हूँ।
फोर्थ पार्ट में लिखा है बेटा 2y क्यूब और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है बच्चे, फोर्थ पार्ट ये है। अच्छा, फोर्थ पार्ट के लिए मुझे स्पेस कम चाहिए था क्योंकि ये शॉर्ट जो मैंने आपको बताया था ना, सिंपल मेथड जो बताया था अभी पहले वाले पार्ट में, ये उससे हो जाएगा, है ना। ये इजी तरीके से हो जाएगा, इसमें मेरे को इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी जगह में लिख दिया इसको। अब आप देखो ना, खुद देखो भाई, यहाँ से पहले दो में से कॉमन आ रहा है, बिल्कुल वाई स्क्वायर कॉमन है, वाई स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर है यहाँ से 2 और एक वाई, और यहाँ से कुछ नहीं तो 1, यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है साइन के साथ, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो 2y अंदर प्लस का हो गया और ये 1 भी प्लस का हो गया। देखो ना, ब्रैकेट सेम आ गया, और मैंने यही तो कहा था ब्रैकेट सेम हो जाए तो काम बन गया, समझो 100% काम बन गया। तो अब इस ब्रैकेट को ही कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर रह गया वाई स्क्वायर माइनस 1, और अभी भी बताया था यहाँ पे 1 पे स्क्वायर लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो ना आइडेंटिटी, तो ये 2y प्लस 1 तो ऐसे ही रहा, और इसको आपने फिर से कर दिया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी हो गए इसके फैक्टर। आप चेक कर लो, हो गए ना बच्चे फैक्टर इसके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.5, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और कोई डाउट आता तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।